नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, इसलिए हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ 4 लाइन दी गई है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। मतलब आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आज की सीरीज जो है मुख्यतः रिवीजन का क्लास है। जो सप्ताह भर के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम लोग चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना हो। और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला है, हाल ही में विश्व अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 30 सितंबर को विश्व अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यूएन महासभा के द्वारा 2017 से प्रारंभ किया गया था। और सेंट जूरोंग के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी स्मृति में भी विश्व अनुवाद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया था। आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क अत्यंत महत्वपूर्ण है, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। अब यहां विश्व की बात हो रही है तो हरियाणा से संबंधित आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल है राखी गढ़ी है। और आपको याद रखना है राखी गढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये घग्घर नदी के तट पर स्थित था। साथ ही साथ आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पई स्थल के रूप में किसको विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? राखी गढ़ी को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि कहां से संबंधित है? हरियाणा से। आपको याद रखना है लोथल ये किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात राज्य से संबंधित है। और यही समुद्री संग्रहालय स्थापित किए जाने की घोषणा कहां की गई है? तो लोथल में किया गया है, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहां जो सही हमारा विकल्प है स्मृति ईरानी जी द्वारा किया गया। अब यहां ध्यान रखना है कि कौन सी केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी? तो आपको याद रखना है महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री कौन है? ये स्मृति ईरानी जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? तो स्मृति ईरानी जी को दिया गया है। हाल ही में बीपीएससी का पेपर हुआ है, इसमें यह प्रश्न भी पूछा गया है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की प्रभार किसके पास है? तो स्मृति ईरानी जी के पास है। अब यहाँ एक शब्द और भी याद रखना है, कर्तव्य पथ। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर्तव्य पथ का पहले नाम जो था उसका नाम राजपथ, क्या नाम था? राजपथ था। इसी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। साथ ही साथ पोषण उत्सव से यहां समझना है कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए संतुलित भोजन का होना आवश्यक है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जागरूकता प्रसारित करने के लिए पोषण उत्सव का उद्घाटन किया गया। और ये किसके द्वारा? स्मृति ईरानी जी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा किन शहरों के बीच में प्रारंभ किया? तो यहां देखिए सही हमारा विकल्प है गांधीनगर से मुंबई। अब यहां सबसे पहली बात अगर हम देखें, ट्रेन 18 के नाम से किसे जाना जाता है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम बात करें पहली वंदे भारत सेवा कहां से कहां तक प्रारंभ की गई? तो दिल्ली, कहां से दोस्तों? दिल्ली से कटरा या इसी को वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं, पहली सेवा प्रारंभ की गई। और दूसरी की बात करें तो दूसरी सेवा वंदे भारत सेवा
दिल्ली से वाराणसी के लिए प्रारंभ किया गया। और तीसरी जो ये सेवा है ये गांधीनगर से मुंबई के लिए प्रारंभ किया गया। तीनों सेवाएं आपको याद रखना है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। साथ ही साथ आपको यही याद रख लेना है कि बजट 2022 में कितने नए वंदे भारत ट्रेनों को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों 400 नए वंदे भारत ट्रेनों को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। अब यहीं अगर हम जाने कि भारत की सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में है। साथ ही साथ हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक जिला भी निश्चित किया गया है। तो ये कौन सा जिला है? ये मध्य प्रदेश का मांडला जिला है। ये भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला है। और अगर पहला डिजिटल जिला के रूप में पूछा जाए तो ये केरल राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो यहां भारत का स्थान 40वां है। साथ ही साथ विगत वर्ष में कितना था? तो इसका स्थान 46वां था। अब यहां दो और प्रश्न याद रखें आप। पहले स्थान पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड यहां नवाचार में पहले स्थान पे है। और अंतिम स्थान मतलब 132वें पायदान पे कौन है? तो आपको याद रखना है गिनिया। कौन सा देश है? गिनिया जो है यह अंतिम पायदान पे है। आपको याद रखना है हाल ही में नवाचार में भारत का स्थान कितना है? 40वां है। साथ ही साथ खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 136वां है। अगर बात की जाए भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान विश्व भूखमरी सूचकांक में 101 है। अगर बात करें मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 132 है। यही बात करें ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है? 135 है। अगर बात करें विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 135 है। ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में टाइम की 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले भारतीय कौन है? तो ये आकाश अंबानी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल ही में टाइम्स के द्वारा विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो गौतम अडानी हैं, आपको याद रखना है। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो बिल गेट्स को रिप्लेस किया है। साथ ही साथ विश्व के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क हैं। कौन है दोस्तों? एलन मस्क हैं। और यही पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो एलन मस्क को चुना गया है। जबकि आपसे पूछा जाए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट है। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर माधव हरदा को दिया गया है। अब यहां से एक प्रश्न आप ध्यान रखें कि यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बिरला फाउंडेशन से अन्य कौन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो सरस्वती सम्मान भी बिरला फाउंडेशन के द्वारा, जबकि व्यास सम्मान भी दिया जाता है और बिहारी सम्मान, ये 3 सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान 1991 में प्रारंभ हुए और बिहारी पुरस्कार जो है ये 32वां है, डॉक्टर माधव हरदा को दिया गया है। जबकि सरस्वती सम्मान की अगर हम बात कर लें तो 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा जी को दिया गया है। और इनकी कृति याद रखना है, मैं तो यहां हूं। अगर व्यास सम्मान की बात करें तो असगर वजाहत को दिया गया है। और इनकी कृति क्या है? महाबली जो है इनकी कृति है। यही याद रखना है 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? नीलमणि फूकन और दामोदर मावजो को।
अगर बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कारों में तो आपको याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा राज्य व्यवस्था में वर्णित नहीं है, तो हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। और अंग्रेजी की बात करें तो नमिता गोखले को दिया गया है। और उर्दू में चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां पर 5G सेवा प्रारंभ किया गया? यहां देखिए नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5G सेवा प्रारंभ किया गया। 5G का मतलब है यहां 5 जनरेशन। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां किन किन को इनका लाइसेंस दिया गया है, तो वोडाफोन और आइडिया, साथ ही साथ आपको याद रखना है जियो, और आपको याद रखना है एयरटेल। इन 3 को 5G सेवा का लाइसेंस दिया गया है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह का आदेश दिया है? तो ये 24 सप्ताह का आदेश दिया है। अब यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको 24 सप्ताह याद रखना है। और किस अधिनियम में इन्होंने संशोधन किया है ये आपको जानना जरूरी है। अधिनियम 1971, गर्भपात अधिनियम 1971 में इन्होंने संशोधन किया है और सभी के लिए समानता के नियम का अधिकार करते हुए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उपयोग करते हुए सभी के लिए 14 सप्ताह रखा है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसी दिन स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। यहां अगले प्रश्न के रूप में देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान कौन सा है? तो इंदौर है। अब यहां अगर हम बात करें 1 लाख से कम में कौन है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र का पंचगनी। कौन सा स्थान है? महाराष्ट्र का पंचगनी है। साथ ही साथ आपको 2 नए पॉइंट बताए गए थे कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो स्वच्छ राज्य में मित्रों मध्य प्रदेश जो है ये सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में है। और अगर हम यही बात कर लें 1 लाख से अधिक गंगा किनारे वाला शहर कौन सा है, तो हरिद्वार। कौन सा है मित्रों? हरिद्वार है। और अगर 1 लाख से कम की बात करें तो ये बिजनौर है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और हरिद्वार उत्तराखंड से संबंधित है। और आपको याद रखना है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला के रूप में किसे चुना गया है, तो हरिद्वार को आकांक्षी जिला के रूप में चुना गया है। और इंदौर लगातार 6ठी बार सबसे भारत का स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। और यह संस्करण कौन सा था? यह 7वां संस्करण था। और किस मंत्रालय की पहल है? तो आपको याद रखना है आवास एवं शहरी मंत्रालय की पहल है। और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं इसके केंद्रीय मंत्री हैं। इतनी बातें आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? तो जो 50 वस्त्र हैं उनको भारतीय वस्त्र हैं, उनको यूनेस्को ने इनकी सूची जारी की है और इनको संरक्षित रखने की घोषणा की गई है। अब यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका गठन कब हुआ था? ये 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। और इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख आंद्रे अजोले। कौन है दोस्तों? आंद्रे अजोले हैं, आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा शांति और अहिंसा विभाग बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको याद रखना है राजस्थान राज्य के द्वारा शांति और अहिंसा विभाग बनाए जाने की घोषणा की गई। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर जो है इसकी राजधानी है। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में किया गया था। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहां जो सही होगा सुजाय लाल थायोसन, सुजाय लाल थायोसन जी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक चुना गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? याद रखिए कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह जी के स्थान पे कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सुजाय लाल थायोसन। ये पहले कहां थे? आईटीबीटी के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे और उनके स्थान पे यहां कुलदीप सिंह के स्थान पे आए हैं सुजाय लाल थायोसन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था और उस समय इसको क्राउन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अधिनियम 1949, अधिनियम 1949 के द्वारा इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में परिवर्तित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो भारतीय राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया? तो यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जो है ये नागालैंड है। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है। यहां पर आपको ध्यान देना है, सशस्त्र बल की जो शक्तियां हैं, यह शक्ति लगाने से इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, ईटानगर है जो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा जो है ये नागालैंड की राजधानी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, यहां पर बोमडिला दर्रा कहां से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से। और अगर नागालैंड के बारे में बात करें तो नागा मिर्च का संबंध कहां से है? तो नागालैंड से है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा आसरा पेंशन अत्यंत महत्वपूर्ण है, का संबंध किस राज्य से है? तो आसरा पेंशन ये तेलंगाना राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद जो है दोस्तों ये तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सी चंद्रशेखर राव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको यहाँ याद रखना है तमिल साई सौंदरराजन ये यहाँ की राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें तेलंगाना के गठन की तो 2 जून 2014 में भारत का 29वां राज्य के रूप में गठन किसका हुआ था? तेलंगाना का हुआ था। और आसरा पेंशन का उद्देश्य क्या है? समाज के वंचित या अति गरीब लोगों को मदद पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में, द पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? तो ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। और अंबेडकर जी के जीवन में जो तमाम सारी समस्याएं आई राजनीतिक कैरियर से रिलेटेड, उनके करियर में जो समस्याएं आई उन्होंने उस पर कैसे निजात किया, इसी सारी समस्याओं से संबंधित जानकारियां इस पुस्तक में दी गई हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को किसने कहा? तो बी आर अंबेडकर जी ने कहा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो बी आर अंबेडकर जी को चुना गया था। मूक नायक और जातियों का अंत नामक पत्रिका का संबंध किससे है? तो बी आर अंबेडकर जी से है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो अंबेडकर जी थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है पूना पैक्ट किन किन के बीच में हुआ? तो गांधी जी और साथ ही साथ अंबेडकर जी के बीच में हुआ एरबदा जेल में 1932। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो कि आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ से 129 लोगों की मृत्यु हो गई? तो यह देश इंडोनेशिया है। आपको याद रखना है इंडोनेशिया ने हाल ही में अपनी राजधानी बदली है। तो नुनसुनतारा, नुनसुनतारा जो है यहां की नई राजधानी के रूप में है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, सुजलान एनर्जी के चेयरमैन का निधन हो गया। वे इनमें से कौन थे? तो यहां देखिए तुलसी तांती जो है ये सुजलान एनर्जी के चेयरमैन थे। और खास बात यहां याद रखना है भारत का विंडमैन, भारत का विंड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तुलसी तांती को जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है हाल ही में मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये स्वांते पाओ को दिया गया है और ये बायोलॉजी से संबंधित है। तो आपको याद रखना है यहां से इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है? तो
पैलियोजीनोम के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। और पैलियोजीनोम क्या है? तो पैलियोजीनोम जीवाश्म जीनों के जीवाश्म का अध्ययन जो है वो पैलियोजीनोम कहलाता है। और इसी के लिए इनको 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यह कहां से दिया जाता है? तो आपको याद रखना है स्वीडन से दिया जाता है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए, इनका नाम क्या है? तो आप याद रखिए, इसका नाम क्या है? प्रचंड है। इसका नाम क्या है? प्रचंड है। इसी तरह से हम लोगों ने देखा था 17A हल्के लड़ाकू जहाज के रूप में, तो जिसे फ्रीगेट के नाम से जाना गया था, स्टील्थ फ्रीगेट के रूप में, तो वहां पर आपको याद रखना है तारागिरी जो है यह हल्का लड़ाकू जहाज है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कितने साल बाद समाप्त हो गया? यहां जो सही विकल्प हमारा है ये 8 साल बाद। अब यहां से ध्यान रखना है कि मार्स ऑर्बिटल मिशन किसकी पहल थी? तो इसरो की पहल है। किसकी पहल है? इसरो की। सन 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। आपको कैरियर याद रखना है, किससे किया गया था? PSLV C-25। दोस्तों याद रखना है, PSLV C-25 के द्वारा मार्स ऑर्बिटल को भेजा गया था। अब यहां पे आपको याद रखना है ये मंगल कक्षा में कब स्थापित हुआ था? 2014 में। इसरो से आपको याद रखिए वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर शोभनाथ जी वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। इसरो का गठन या स्थापना कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो का स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम जरूर याद रखें, अजय भादु। कौन है? अजय भादु। यहीं से आपको बताया गया था कि भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था। इसी कारण प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें मुख्य चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 2+1, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उप चुनाव आयुक्त का सदस्यों की संख्या होती है। और उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं अजय भादु। किस भाग में चुनाव आयोग वर्णित है? भाग 15 में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 324 में वर्णित है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहे विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये ओमान देश है दोस्तों। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट जो है दोस्तों ये ओमान की राजधानी है। आपको यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है, हारमुज जल संधि कहां पर स्थित है? तो ओमान और ईरान के बीच में हारमुज जल संधि स्थित है। साथ ही साथ पूछा जाता है ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी कौन सी जल संधि को जोड़ती है? तो हारमुज जल संधि इन दोनों को जोड़ती है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? ये इंटरनेशनल नियुक्ति है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। आपको जरूर याद रखना है किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स फेडरेशन की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहे किस भारतीय बल्लेबाज ने T20 मैच में 11,000 रन बनाया है? यहां बात हो रही है दोस्तों भारतीय की, तो आप याद रखें सबसे ज्यादा भारतीय रन बनाने वाले T20 मैच में ये विराट कोहली हैं। लेकिन अगर प्रश्न विश्व में पूछा जाए कि विश्व में T20 मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो आपको याद रखना है पहले स्थान पे क्रिस गेल हैं। कौन है? क्रिस गेल हैं। दूसरे स्थान पर कीरोन पोलार्ड हैं। और तीसरे स्थान पर शोएब मलिक हैं। और चौथे स्थान पे यहां
विराट कोहली। विराट कोहली जो हैं ये चौथे स्थान पे हैं विश्व लेवल पर। अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो हमारा प्रश्न का उत्तर जो होगा दोस्तों यह विराट कोहली होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें। अगला है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किसे यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सृष्टि बख्शी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। आप नाम जरूर याद रखें, यूएनएसडीजी। यहां एसडीजी से आशय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और कितने हैं टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। इनका लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2015 से लेकर इसे 2030 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, युवा 2.0 आपसे पूछा जा सकता है युवा क्या है? तो आप इसको ध्यान रखें, युवा लेखकों को परामर्श देने का पहल जो है वो युवा है, और इसी का 2.0 योजना के नाम से प्रारंभ किया गया। और कब से प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया। अब 2 अक्टूबर से आपको याद रखना है गांधी जयंती, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती, और यहां से याद रखना है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये किसकी पहल है? तो यूएन महासभा की पहल है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाने की। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। देखिए, हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया? अब यहां नहीं को हमने हटा दिया है, कौन कौन से लोगों को दिया गया है ये हम जान लें तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये होगा। सबसे पहले ये जाने कि इनका क्षेत्र क्या है, तो ये क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करने के लिए 2022 में मुख्यतः 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की गई। पहले कौन है? एलन आस्पेक्ट हैं, दूसरे जॉन एफ कैलोसर हैं, तीसरे एंटोन जेगलर हैं। ये तीनों वैज्ञानिकों को 2022 का नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में क्वांटम सिद्धांत के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के दूसरे संस्करण को प्रारंभ किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा प्रारंभ किया गया। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं, आपको याद रखना है। अब यहां एक टर्म यूज हुआ है राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, और यहां दूसरा है, तो यहां हमको पहला जान लेना चाहिए। पहला कहां है? तो उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। यहां पर पहला राष्ट्रीय वेद विद्यालय की स्थापना की गई थी, और दूसरे वेद विद्यालय की स्थापना पूरी उड़ीसा राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आपको जरूर इसको याद रखना है, वेदों की जानकारी या वेदों की शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। देखिए, हाल ही में शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो युंगटिंग टैग। कौन है? युंगटिंग टैग। अब यहां शस्त्र का फुल फॉर्म आपको याद रखिए, यस से षडमुखम है, और ए से आर्ट है, यस से आपको साइंस है, टी से टेक्नोलॉजी है, आर से रिसर्च है, और ए से अकादमी है। और ये गणित के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दोस्तों? गणित के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने पढ़ रखा है रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर नीना गुप्ता को दिया गया है। यह भी संबंधित है गणित के क्षेत्र में, लेकिन यहां कंडीशन यह है, यह 32 वर्ष से कम आयु में गणित के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और 2022 का किसे दिया गया है? युंगटिंग टैग को दिया गया है। आपको याद रखना है एबल पुरस्कार भी गणित से संबंधित है, किसे दिया गया है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने नई मतदाता जागरूकता पहल प्रारंभ की है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जरूर याद रखें, मतदाता जंक्शन है। और ये किसकी पहल है? ये चुनाव आयोग साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो की पहल है। किसकी? ऑल इंडिया रेडियो की पहल है। ये वर्ष के 52 सप्ताह, मतलब प्रत्येक सप्ताह में 15 मिनट का कार्यक्रम होगा, और उस कार्यक्रम के द्वारा जागरूकता प्रसारित की जाएगी मतदाता को मतदान के परिक्षेत्र में। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। अगला है, हाल ही में अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मान किया गया?
किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विवेक लाल हैं। कौन है? विवेक लाल हैं। इन्होंने भारतीय और अमेरिका के रिश्तों के में प्रगाढ़ता के लिए कार्य किया है और इसी के लिए इनको अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है विवेक लाल। अगला है हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। अभी हम लोगों ने मित्रों शहरी पढ़ा है, अब ग्रामीण के लिए अगर बात करें, यहां प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य को दिया गया है। आप क्रम याद रखें, दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे हरियाणा है। तीसरे स्थान पे कौन है दोस्तों? तो तीसरे स्थान पे तमिलनाडु राज्य जो है ये ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 में क्रमशः तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु राज्य हैं। आइए इसी क्रम में आगे देखें। अगला है हाल ही में किस खिलाड़ी को डोपिंग के कारण अक्टूबर 2025 तक निलंबित कर दिया गया है? तो ये शिवपाल सिंह जी हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश, कहां से? उत्तर प्रदेश से है। खेल क्या है? तो ये भाला फेंक है। कौन है? भाला फेंक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये किस संस्था के द्वारा बैन किया गया है? तो वाडा के द्वारा ये इनको बैन किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसी के क्रम में भारत में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी भी कार्य करती है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुनील सेठी जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हैं। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किसके द्वारा हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को प्रारंभ किया गया? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। आपको यहां से याद रखना है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। यहां क्रम के आधार पर जरूर याद रखें, इनका क्रम कौन सा है? इनका क्रम 15वां है। राष्ट्रपति के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित है, या राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? 52 में। अगर हम बात करें शपथ किस में है? 60 में। महाभियोग किस में है? 61 में। अगर हम बात करें यहां से क्षमादान किस में है? तो आपको जरूर याद रखना है अनुच्छेद 72 में क्षमादान आपका है। साथ ही साथ यह महिला के रूप में दूसरी हैं और आदिवासी के महिला के रूप में पहली हैं। आपको जरूर इतना याद रखना है। और ये गुजरात राज्य से प्रारंभ किया गया है। हर स्टार्ट का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को उद्यमशील बनाना या महिलाओं को उद्यम की मुख्य धारा में जोड़ना हर स्टार्टअप योजना का पहल है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में कहां पर 15वां अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये अजमेर राजस्थान। कहां? अजमेर राजस्थान से प्रारंभ किया गया। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो आपको जरूर याद रखना है, इसमें 30 देश प्रतिभाग करेंगे और 80 प्रतियोगियों का यहां पर प्रतियोगी जो हैं वो भाग करेंगे। अगर बात करें सूफी मत का, तो भारत में सूफी मत के प्रवर्तक कौन थे? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जब हम लोग दैनिक समसामयिकी की सीरीज पढ़ रहे थे तो सूफी मत के बारे में विस्तार से हम लोगों ने बात कर रखी थी। तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूफी मत को भारत में किसने प्रचलन में किया था। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है? तो इंडिया लीजेंड ने जीता है। अब जैसा कि प्रश्न में भी मेंशन है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, यहां का जो मैसेज है या जो इसका उद्देश्य है, जन सामान्य में रोड सेफ्टी के जो नियम हैं उनको प्रसारित करना या उनके बारे में बताना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ यहां पर आपको याद रखना है इंडिया लीजेंड के द्वारा इसको जीता गया है। यहां एक प्रश्न पूछ लेता है कि इसके आयुक्त कौन है, मतलब रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के आयुक्त कौन थे? तो सुनील गावस्कर जी थे। साथ ही साथ यहां से पूछ लेता है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जो हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में आगे देखें। अगला है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात की जाए दोस्तों, शिक्षक दिवस की बात की जाए तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपको यहीं से याद रखना है 2022 में 46 अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और याद रखिए, पीएम श्री योजना अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। पीएम श्री योजना कब से प्रारंभ की गई? तो 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम श्री योजना प्रारंभ
शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के 14,500 स्कूलों का उन्नयन करना या विकास की मुख्य धारा में जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है, हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यहां 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन? नाम याद रखें, कैरोलिन बैट्रोजी, दूसरा मोर्टन मेंडल, तीसरा बेरी शार्पलेस। साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है? तो क्लिक रसायन के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया और इसीलिए 2022 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसे UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो एंजेला मार्केल। आपको याद रखना है पूर्व में जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं और यहां पर याद रखना है कि UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ यूनेस्को की शांति पुरस्कार से भी किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो एंजेला मार्केल जी को दिए जाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ओलाफ शोल्ज जो हैं ये वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। अगले प्रश्न के रूप में देखें, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा बना है? तो ये भारत है। चीनी उत्पादन में विश्व में से पहले स्थान पे और उपभोक्ता के रूप में भी पहले स्थान पे कौन है? भारत देश है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, अगर यहां पूछ लिया जाए निर्यातक के रूप में, तो यहां इसका स्थान जो है ये दूसरा है। तो पहला स्थान किस देश का है? तो पहला स्थान ब्राजील का है। किस देश का है दोस्तों? ब्राजील का है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ इसी को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका रासायनिक फार्मूले की बात करें तो C6H12O6 जिसे सुक्रोज के नाम से जाना जाता है, यह चीनी का रासायनिक सूत्र है। आज से पूछा जाता है कि भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन अगर विश्व में पूछ लिया जाए कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या है? हवाना इसकी राजधानी है। यहां से शुगर से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं बताई गई थी, आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां से देखकर महत्वपूर्ण जानकारी जरूर सीखें। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसे MHI वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 और 2022 के रूप में चुना गया है? तो यहां महिला वर्ग में अगर बात करें तो मुमताज खान को चुना गया है। और ये कहां से संबंधित हैं? ये लखनऊ से संबंधित हैं। और अगर हम बात करें पुरुष वर्ग में किसे चुना गया है, तो सैरोजी को चुना गया है। ये कहां से संबंधित हैं? ये फ्रांस से संबंधित हैं। आपको याद रखना है फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है ये सीन नदी के तट पर स्थित है। हाल ही में किसने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो ये BD मिश्रा जी हैं। इन्होंने मेघालय के अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल के रूप में ग्रहण किया है। और वर्तमान में कहां के राज्यपाल हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो BD मिश्रा जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल ही में पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसने कार्यभार संभाला है राज्यपाल के रूप में? तो ला गणेशन जी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। यहां पहले कौन थे? तो आपको याद रखना है जगदीप धनखड़ जी थे, जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। और ये क्रम कौन सा है? तो 16वां क्रम है। साथ ही साथ आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 63 में वर्णित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में अंकटाड अत्यंत महत्वपूर्ण डाटा है, इसको जरूर याद रखें। अंकटाड के द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में कितनी प्रतिशत बढ़ेगी? तो यहां जो सही हमारा डाटा है वो 5.7 बढ़ेगा। ये दोस्तों 2022 की डाटा है। अगर हम बात करें कि 2023 का भी इन्होंने डाटा दिया है, तो यहां पर इन्होंने 4.7 बढ़ने की अंदाजा जो है ये लगाया है। साथ ही साथ विश्व का भी इन्होंने ग्रोथ रेट को जारी किया है। विश्व का 2022 में ग्रोथ रेट जो है इन्होंने 2.6 रखा है,
जबकि 2023 का इन्होंने 2.2 रखा है। अब बात हो रही है अंकटाड की, तो आपको याद रखना है अंकटाड की स्थापना कब की गई थी। तो अंकटाड की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, और जिनेवा शहर किसका है? स्विट्जरलैंड का शहर है। अंकटाड की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हाल ही में, तो याद रखना है रेबेका ग्रीन स्पैम है, और ये किस देश से संबंधित है? कोस्टारिका की हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किसे अमेरिका के द्वारा WHO में कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि चुना गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अमेरिका के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विवेक लाल है। जबकि अमेरिका के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में WHO में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को चुना गया है। हाल ही के दिनों में हमने करंट अफेयर की सीरीज में बताया था कि अमेरिका में डॉक्टर सर्जन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक मूर्ति जी को नियुक्त किया गया था। अब यहां बात हो रही है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको जरूर याद रखना है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा। कहां है? जिनेवा में है। साथ ही साथ प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और इसके प्रमुख कौन है? टेड्रोस गब्रेसस अदनानम जो हैं यहां के WHO के प्रमुख हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये अमेरिका ने जीता है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि उप विजेता अमेरिका तो विजेता रहा। आजकल प्रश्न में दोस्तों उप विजेता पूछा जा रहा है, तो जरूर याद रखें कि उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता चीन रहा। अब यही ध्यान दें कि इसका आयोजन कहां किया गया था? तो सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, यहां इसका आयोजन किया गया था। और इसका संस्करण कौन सा था? तो 19वां संस्करण था। इतने बिंदु आपको जरूर याद रखने हैं। अगला है, हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो CBI के द्वारा प्रारंभ किया गया ऑपरेशन गरुड़। इसका उद्देश्य क्या है? तो तस्करी को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में दोस्तों CBI के द्वारा ऑपरेशन मेघ प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो बाल अत्याचार या बाल यौन शोषण को रोकने के लिए CBI के द्वारा ऑपरेशन मेघ प्रारंभ किया गया था। हाल ही में ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी इनके द्वारा ऑपरेशन ऑक्टोपस प्रारंभ किया गया। इसका क्या आशय है? तो हाल ही में एक संगठन है PFI जो कि पूर्वी भारत के 3 संगठनों का संयुक्त रूप है। इसी को भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण इसे 5 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है, और इसके लिए ऑपरेशन जो चलाया गया था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे प्रश्न देखें। अगला है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में चिन्हित किया गया था। और IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है डॉल्फिन। अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में कि भारत में पहला डुगोंग कंजर्वेशन स्थल के रूप में किस राज्य ने स्थापित किया है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु राज्य ने डुगोंग संरक्षण केंद्र को स्थापित किया है। अगर हम बात करें यहीं पर भारत का पहला जैव गांव के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य का दसपारा जो है भारत का पहला जैव राज्य के रूप में चुना गया है। अगर बात करें भारत का पहला जियो पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो लम्हेटा मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया गया है। अगला है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो एनी वेनेक्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। 2021 किसे दिया गया था? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह, उनका संबंध कहां
से था? तंजानिया से था, और उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। यहां से दो महत्वपूर्ण जानकारियां याद रखना है। अभी तक नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में साहित्य के क्षेत्र में 2 वर्ष ऐसे रहे हैं जो कि नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए। हो सकता है यहां से प्रश्न भी पूछा जाए, तो आप जरूर याद रखें। 1942 ईस्वी में पहली बार, और 2018 ये ऐसे 2 वर्ष रहे हैं जिसमें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। आइए इसी क्रम में आगे देखें। अगला है, हाल ही में FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश को चुना गया है। साथ ही साथ एक प्रश्न याद रखिए, एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश को चुना गया है। ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। आपको याद रखना है कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से परिवर्तित करके रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये दोस्तों गुजरात बना है। अब गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। यहां से 2 प्रश्न आपको याद रखिए। अगर बात की जाए WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोले जाने की घोषणा कहां की गई? तो गुजरात राज्य के जामनगर में। कहां? जामनगर में। अगर बात की जाए भारत में तटीय राज्यों की सीमा में सर्वाधिक सीमा किससे लगता है या किस राज्य का है? तो गुजरात राज्य का सर्वाधिक सीमा है। अब यहां पे 2 प्रश्न और भी बन जाते हैं। अगर बात की जाए तटीय सीमा द्वीपों सहित, तो आपको इसकी दूरी जो होगी ये 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर बात की जाए मुख्य भूमि की, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी ये 5422.6 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें स्थलीय सीमा, टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? तो आपको याद रखना है यहां पर 15,106.5 किलोमीटर जो है ये टोटल स्थलीय सीमा भारत की है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी की है? तो ये झारखंड है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। साथ ही साथ याद रखना है भारत में कर्क रेखा के समीप किस राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। अगर यही बात करें आयुष्मान योजना कहां से प्रारंभ किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान योजना जो है ये झारखंड की राजधानी रांची से प्रारंभ किया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 3 राज्यों का गठन सन 2000 में किया गया था, आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश कुमार जी हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने PFI के बारे में पढ़ा है, तो यह गत विरोधी देश विरोधी नीतियों में शामिल थे, और इन्हीं के कारण इन पे जांच बैठाई गई है और 5 वर्ष के लिए संस्था को बैन भी किया गया है, और इसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार जी को। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में भारत का कौन सा स्थान चर्चित है जिस पर विदेशी पर्यटकों का आवागमन ताजमहल से अधिक है? तो ये मामल्लपुरम है, और ये कहां से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब पर्यटन की बात हो रही है तो आपको याद रखना है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहां से आपको याद रखना, तमिलनाडु से हाल ही में T×2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में स्पेस एक्स ने नासा के
क्रू 5 मिशन, जरूर याद रखें, क्रू 5 मिशन किसका मिशन है? स्पेस एक्स का है। पर कितने यात्रियों को भेजने की घोषणा की गई है? तो 4 यात्रियों को। अब यहां से आपको याद रखना है कर्नल निकोल मान, ये पहली यूएसए की मूल की नागरिक हैं जिनको भेजे जाने की घोषणा की गई है। आपको याद रखना है अन्ना कीकना, ये पहली रूसी महिला हैं जिनको भेजे जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ याद रखना है स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। और आपको याद रखना है ये किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो फाल्कन 9 के द्वारा इसको भेजे जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश की पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का घोषणा किया है? तो ये जम्मू कश्मीर है। आपको याद रखना है अमित शाह जी के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये शेष भारत ने जीता है। किसने जीता है? शेष भारत ने। जबकि सौराष्ट्र जो है ये उप विजेता रहा है, उप विजेता के रूप में रहा है। अब यहां से कभी कभी आपके खेल का परिदृश्य या खेल का परिणाम ना पूछ के आपसे पूछ लिया जाता है कि ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। इसी तरह आपको याद रखना है दिलीप ट्रॉफी। क्या याद रखना है? दिलीप ट्रॉफी। इसका संबंध भी किससे है? क्रिकेट से है। और किसने जीता है? तो पश्चिमी क्षेत्र के द्वारा जीता गया है दिलीप ट्रॉफी। अगर हम बात करें यहीं पर रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। अगर हम यही बात कर लें एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो डूरंड कप का खिताब बंगलोर के द्वारा जीता गया है। आपको जरूर याद रखना है। ये सारे खेल परिदृश्य से, और डूरंड कप जो है दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको पहले भी बताए गए हैं, आज रिवीजन क्लास में भी उनको शामिल किया गया है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके नाम पर किया गया है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। और नोबेल फाउंडेशन का गठन जो है 1901 में किया गया। और 1901 से 1968 तक 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति। साथ ही साथ 1968 में अर्थशास्त्र को भी नोबेल पुरस्कारों की श्रेणी में जोड़ा गया। और 1969 ईस्वी में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अन्य जो 4 पुरस्कार हैं ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से प्रदान किया जाता है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों ये नार्वे की राजधानी ओस्लो से प्रदान किया जाता है। आपको यहां से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक प्रश्न और याद रखें कि 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाना समाप्त कर दिया गया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जाना कब से बंद किया गया है? 1974 से। इसी क्रम में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे अगर बात की जाए कि सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन रहे हैं, तो रेड क्रॉस सोसाइटी रही है। ये 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। और शांति के क्षेत्र में अगर बात करें कि नोबेल पुरस्कारों में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं, तो लॉरेंस बैक को प्रारंभ दिया गया है, ये पुरुष वर्ग में। और मलाला यूसुफजई को दिया गया है महिला वर्ग में। और एकमात्र ऐसे नोबेल प्राप्तकर्ता हैं जिन्होंने अपने पिता के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, और वो भौतिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं लॉरेंस बैक हैं। अगर बात करें कि सबसे अधिक उम्र के किसको दिया गया है, तो जॉन गुडनाइफ को दिया गया है। ये रसायन के क्षेत्र से संबंधित हैं। अगर बात करें रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो फ्रेडरिक सेंगर हैं।
और अब यहां पर ये अकेले थे अभी तक, अब दूसरे भी हो गए हैं, बैरी शार्पलेस 2001 में भी इनको नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन के क्षेत्र में, और 2022 में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। अगर हम बात करें महिला के रूप में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन रही हैं, तो मैडम क्यूरी रही हैं। इन्होंने एक बार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और दूसरी बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में 2 लाइनें और आप ध्यान रखें, डायनामाइट की खोज किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। सबसे कम उम्र के भौतिक के क्षेत्र में प्राप्तकर्ता लॉरेंस बैक रहे हैं 1915 में। अगर भौतिक के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कारकर्ता की बात करें तो एकमात्र जॉन बर्डीन है, ये 1956 और 1972 में दिया गया है। और भारत में भौतिक के क्षेत्र में सीवी रमन और एस सुब्रमण्यम जी को भी यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इनको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में। ये महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं और आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनको आपको जरूर रिकॉल रखना है, याद रखना है, और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपके परीक्षाओं में सफलता 100% श्योर हो। और इसका एक उद्देश्य भी यही है कि आप अगर इतना करके जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी परीक्षाओं में आने वाले यहां से प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। 2 शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। मतलब आपको सफलता अगर प्राप्त करनी है तो आपको घबराना नहीं है, आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है और आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसी क्रम में आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।